नरेंद्र मोदी बीते कुछ टाइम से फुल फॉर्म में चल रहे हैं बॉस। बीते 6-8 महीने में उन्होंने अपने विरोधियों के अरमानों पर ऐसा बुलडोजर चलाया कि हरियाणा में कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया, महाराष्ट्र में दिग्गज शरद पवार और ठाकरे की पॉलिटिक्स को निपटा दिया और अब दिल्ली में केजरीवाल की पॉलिटिक्स का चैप्टर क्लोज कर दिया। लेकिन बॉस, मोदी शाह यही नहीं रुकने वाले। जो जो दिल्ली में हो रहा है उससे तो लग रहा है कि मोदी शाह केजरीवाल की पॉलिटिक्स की पिक्चर का ही पूरा दी एंड करने का प्लान बना चुके हैं। और न सिर्फ प्लान बना चुके हैं बल्कि उस पर एक्शन चालू हो गया है। आज आपको एक एक चीज बहुत गौर से इस चैप्टर में देखनी और समझनी चाहिए। भाई, दिल्ली में आज जो हुआ वो 2 महीने पहले तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि सबको लग रहा था कि ऐसा कैसे होगा, ये तो नामुमकिन है। लेकिन मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। चुनाव से पहले तक चर्चा होती थी कि बीजेपी केजरीवाल को हरा कैसे पाएगी, भाई दिल्ली बीजेपी की यूनिट ही एकजुट नहीं है, लोग यही बात करते थे। लेकिन आज आप देखिए कि बीजेपी की अपनी सरकार बन गई, अपना मुख्यमंत्री मिल गया। रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। दिल्ली में अपना सीएम बनाना बीजेपी के लिए सपना ही था, क्योंकि 27 साल में जो नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी के राज में हुआ। इसलिए आज आप देखिए कि दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी बहुत रिलैक्स मूड में भी दिखे। पूरा हंसी मजाक चला है वहां पर। ये तस्वीरें आपको विस्तार से आगे दिखाऊंगा। एनडीए के सारे नेता आए, नरेंद्र मोदी सबके पास खुद जाकर बात कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे। मतलब मंच पर मोदी पावर भी दिख गई। कुछ लोग भ्रम में थे कि 240 आया तो मोदी कमजोर पड़ गए। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव तक पिछले 8-10 महीने में दिखा दिया कि मोदी कमजोर पड़ने वाले व्यक्ति का नाम नहीं। आप यह बात भी समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो कभी रिलैक्स भी नहीं होते। अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी के दिमाग में मेगा प्लान बन चुका है, एक ऐसा मेगा प्लान जो बहुतों के लिए तूफान लाने वाला है। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है, अमित शाह के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन पहले यह भी देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपनी टीम को आते ही कैसे काम पर लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने जो टास्क दिए हैं उन्हें पूरा करने में दिल्ली की नई कैबिनेट जुट गई। आज ही शपथ लेते दिल्ली की नई सरकार, नई सीएम, नए मंत्री यमुना तट पर आरती करने पहुंच गए। यानी सबसे बड़ा एजेंडा यमुना है, जिसके लिए केजरीवाल ने कहा था कि यमुना से वोट नहीं मिलते, यमुना से चुनाव नहीं जीते जाते। उस यमुना को नरेंद्र मोदी ने बताया कि भाई हम गंगा मां की पूजा करते हैं, यमुना मां की पूजा करते हैं। आप ये भी देखिए कि दिल्ली में बीजेपी का 27 साल बाद सीएम बना, मौका था जश्न मनाने का, धूमधाम से जश्न मनाने का। लेकिन नहीं बॉस, तुरंत ये लोग काम में लगे। जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद सारे मंत्री सचिवालय पहुंच गए, फिर यमुना के किनारे आरती में चले गए। शाम को कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई। किसको क्या विभाग मिला है अभी पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा। परवेश वर्मा नाराज है नहीं है यह भी बताऊंगा। लेकिन एक बार दिल्ली की नई सरकार के पहले दिन का ट्रेलर देखिए, फिर नरेंद्र मोदी के मेगा प्लान के बारे में बताता हूं। जोरदार तालियों के साथ मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैया की, यमुना मैया की। 12 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली टीम काम पर लग गई। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्हें पीएम मोदी का मेगा प्लान पूरा करना है। आज शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने इस टीम को अपने साथ मंच पर बुलाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के बाकी मंत्रियों के साथ अलग से उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। ये देखिए, पीएम मोदी ने खुद सबको साथ बुलाया और मंच पर फोटो ली गई। इस फोटो का मैसेज यही था कि दिल्ली में पीएम मोदी की ही टीम काम करेगी, पीएम मोदी के विजन पर ही काम करेगी। केजरीवाल पूछते थे ना कि दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि दूल्हा कौन, दुल्हन कौन छोड़ो बॉस, ये सब घर का मुखिया कौन ये देखो और वही घर को ठीक करेगा। पीएम मोदी ने मैसेज भी दे दिया कि इस टीम पर भरोसा कीजिए। इस तस्वीर को पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि सभी मंत्रियों को बधाई, ये शानदार टीम ताकत और अनुभव का मिश्रण है। ये टीम दिल्ली में गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करेगी। इस टीम को मेरी शुभकामनाएं। जिस टीम पर पीएम मोदी ने भरोसा जताया है उस टीम के हर मेंबर को अपनी अपनी जिम्मेदारी भी मिल गई। जैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास वित्त मंत्रालय है, सर्विसेज है, विजिलेंस है, रेवेन्यू और प्लानिंग का मंत्रालय रखा गया है। प्रवेश वर्मा के पास पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, फ्लड कंट्रोल, वाटर, गुरुद्वारा इलेक्शंस ये है।
मनजिंदर सिंह सिरसा के पास इंडस्ट्री, फूड एंड सिविल सप्लाईज, इसके अलावा फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट प्लानिंग है। कपिल मिश्रा के पास लॉ एंड जस्टिस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज और टूरिज्म। आशीष सूद को होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब दिया गया है। और पंकज कुमार सिंह के पास हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रविंद्र राज इंद्रराज सिंह के पास समाज कल्याण और SC/ST मामलों का मंत्रालय रहेगा। यानी खटाखट मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया, मंत्री, मुख्यमंत्री सब काम पर लग गए। पीएम मोदी की यह टीम दिल्ली में क्या बड़ा करने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी का वो मेगा प्लान क्या है जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को क्या खत्म कर देगा, इसके बारे में आज आपको बताता हूं। पीएम मोदी का यह मेगा प्लान है केजरीवाल की राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने का। और जिस तरह पहले दिन से पीएम मोदी की टीम दिल्ली में जुट गई है, उस तरह से अगर 5 साल काम हो गया ना, तो केजरीवाल दिल्ली में कमबैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे फिर पंजाब के लिए भी प्लान बन गया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिल्ली में कैसे केजरीवाल की पॉलिटिक्स खत्म होगी, इसको समझिए। जैसे केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली में यमुना को साफ कर देंगे, कर तो पाए नहीं। अब अगर बीजेपी ने यह काम कर दिया तो फिर केजरीवाल कुछ कहने लायक नहीं रह जाएंगे। क्योंकि भाई केजरीवाल की जो छवि है ना, वो शीश महल के बाद और यमुना की गंदगी देखकर, कूड़े का पहाड़ देखकर, यह सब देखकर पब्लिक की नजर में एकदम ध्वस्त हो चुकी है। केजरीवाल को कमबैक करना है तो इमेज रिवाइव करनी होगी। इमेज होगी कैसे? क्योंकि बीजेपी ये काम करके दिखा देगी कि देखो हमने यमुना में करके दिखा दिया। पब्लिक कहेगी इसका मतलब केजरीवाल कर सकते थे, करते नहीं थे, हो नहीं पा रहा है, LG नहीं करने दे रही, ये अलग कहानी है। कर सकते थे, नहीं किया, ये बीजेपी साबित कर देगी, तो दिल्ली में केजरीवाल कमबैक नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप देखिए दिल्ली के सारे नए मंत्री पहले दिन यमुना घाट पर आरती के लिए पहुंच गए। मैसेज साफ है, यमुना को साफ करने का संकल्प लिया है तो भैया हम उसमें लग गए। इसी तरह से कुछ और बड़े मुद्दे हैं जिन पर अगर काम हो गया तो केजरीवाल के लिए दिल्ली में जगह नहीं बचेगी। जैसे नई सरकार को दिल्ली की सड़कों को गड्ढों से मुक्ति दिलवानी, अगर ऐसा हो गया तो केजरीवाल की राजनीति पर गहरी चोट लगेगी। क्योंकि केजरीवाल दावा ही करते रह गए कि दिल्ली की सड़कों को लंदन की सड़कों से भी ज्यादा बेहतरीन बना देंगे, कर कुछ नहीं पाए। मोदी के मेगा प्लान में दिल्ली के लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया करवाना भी शामिल है। इससे केजरीवाल की राजनीति पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि 10 साल तक केजरीवाल सिर्फ कहते रहे कि वो पूरी दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी देंगे, कर नहीं पाए या करना ही नहीं चाहते थे। जो भी रहा हो, पब्लिक को तो साफ पानी नहीं मिला ना। टैंकर माफिया घूमता रहा, वो शीश महल में RO का पानी पीते रहे। केजरीवाल यह भी वादा करते थे कि दिल्ली की अवैध कॉलोनीज को लंदन, पेरिस जैसा बना दूंगा, उसमें भी नाकाम रहे। इसलिए मोदी के मेगा प्लान के तहत अगले 5 साल के अंदर दिल्ली के लोगों को जहां झुग्गी है वहां मकान स्कीम का लाभ मिलने वाला है। केजरीवाल पूरे 10 साल तक रोना ही रोते रहे कि केंद्र सरकार और LG उनकी सरकार को काम नहीं करने दे रहे। अब नरेंद्र मोदी यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में बेहतरीन गवर्नेंस हो, कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। और एक बार पब्लिक को यह पता चल गया कि बॉस उधर मोदी और इधर बीजेपी की सरकार है तो दिल्ली का फायदा है, तो केजरीवाल के लिए पब्लिक खुद दरवाजा बंद कर देगी। फिर 5 साल बाद केजरीवाल की राजनीति का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट था वो था मुफ्त की रेवड़ियां, जो उनके वोट बैंक की बड़ी वजह थी। केजरीवाल कहते थे कि बीजेपी आई तो फ्रीबीज बंद कर देगी, लेकिन पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में कोई भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, बल्कि बेहतर तरीके से लागू होगी। यानी केजरीवाल का हर जो दाव था उस पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह मिलकर पानी फेर रहा है। अगर ये सारे काम बीजेपी ने दिल्ली में कर दिए तो अभी जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हुई है, वैसे ही आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि केजरीवाल की पूरी राजनीति ही दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना देने के सपने बेचने पर टिकी हुई थी। केजरीवाल ने साल 2017 में दावा किया था कि वो 1 साल के अंदर अंदर दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन केजरीवाल तो 8 साल बाद भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। अगर बीजेपी ने विकसित दिल्ली वाले दावे को पूरा करके दिखा दिया तो फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वापसी का कोई चांस ही नहीं बचेगा। और आज शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बता दिया कि दिल्ली से केजरीवाल की पॉलिटिक्स को खत्म करने का जो मेगा प्लान मोदी ने तैयार किया है, उसे लागू करने में वो देर नहीं लगाएंगे। सुनिए एक बार, फिर बताता हूं केजरीवाल के लिए संकट दिल्ली में नहीं, पंजाब में भी खड़ा होने वाला है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार
काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। अगर दिल्ली में ताबड़तोड़ काम हो गया तो केजरीवाल की राजनीति अपने आप खत्म हो जाएगी। तभी तो आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस स्टेज पर पीएम मोदी बैठे थे उसके पीछे भी बड़े बड़े अक्षरों में विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण लिखा हुआ था। यानी आज दिल्ली में सिर्फ बीजेपी सरकार ने शपथ नहीं ली बल्कि दिल्ली को विकसित शहर बनाने की शपथ ली गई। आप देखिए पीछे कितना बड़े बड़े में विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह लिखा है। लेकिन विकसित दिल्ली का टारगेट तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि यमुना नदी साफ ना हो जाए। मतलब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली लंदन जैसा बन जाए लेकिन यमुना नदी लंदन की टेम्स नदी जैसी ना हो, ना सुंदर हो वैसी, ना साफ हो? यह बात प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को सबसे पहला टारगेट यमुना को साफ करने का दिया। क्योंकि पीएम मोदी को पता है अगर उन्होंने दिल्ली में यमुना की सफाई कर दी तो आम आदमी पार्टी की राजनीति भी साफ हो जाएगी। 8 फरवरी को बीजेपी की जीत के साथ ही ऐलान कर दिया गया था कि यमुना की सफाई टॉप प्रायोरिटी पर होगी और अब वो होती दिख रही है। पीएम मोदी को पता है कि यमुना को साफ करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मोदी अब ज्यादा देर करने के मूड में नहीं, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को 1 साल के अंदर यमुना को साफ करने का टारगेट दिया। मुख्यमंत्री भी इसको लेकर सीरियस है। आज शपथ लेने के बाद सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में यमुना के घाट पर अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर पहुंची। पूरी कैबिनेट ने दिल्ली के वासुदेव घाट पर यमुना आरती। पहले मंत्रियों के विभाग बांटे जाते हैं, कैबिनेट की पहली बैठक होती है जिसमें सरकार अपना रोडमैप पेश करती है। लेकिन मोदी के मिशन यमुना को लेकर सीएम रेखा गुप्ता कितनी कमिटेड हैं कि उन्होंने कैबिनेट बैठक करने से पहले यमुना नदी का दौरा करके वहां पर स्थिति को समझा और वहां पर आरती की। साफ सफाई को लेकर अपने प्रण को भी दोहराया। जरा सुनिए वहां क्या हुआ है। आज मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। शीश महल भी एक एजेंडा है जिसकी फाइल खुलेगी और इसके अलावा और भी कई फाइलें खुलनी जो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाली। सब आपको आज बताऊंगा। पहले यह देखिए कि दिल्ली के सीएम ने शीश महल पर वही बात कही जो हमने आपको पाठशाला में पहले ही बता दी थी कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। रेखा गुप्ता ने भी क्लियर कर दिया कि वो शीश महल में नहीं रहने वाली। सुनिए। आप क्या शीश महल में रहेंगी जो इतनी बार सवाल उठा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी लोगों का, मेरी जनता का दिल ही मेरा घर है और मैं जनता के बीच में रह के काम करूंगी। शीश महल में तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसके अलावा ऐसे बहुत काम होने वाले हैं जो केजरीवाल की पॉलिटिक्स को खत्म करेंगे। सबसे पहले तो दिल्ली में नई सरकार अरविंद केजरीवाल के शीश महल की फाइल खोलेगी। शीश महल को लेकर मोटे तौर पर 2 आरोप हैं। पहला यह कि नियमों का उल्लंघन करके शीश महल बना, दूसरा यह कि शीश महल को बनाने में बड़ी वित्तीय गड़बड़ियां हुई। शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल इसलिए फंस सकते हैं क्योंकि शीश महल से जुड़ी फाइल में मैडम सीएम करके कई जगह पर जिक्र है। फाइल में यह दावा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के कहने पर शीश महल में कई महंगी चीजों को लगाया गया। तब तो ये फाइलें ढंग से खुल नहीं पाई, अब शीश महल की फाइल खुलेगी। दूसरी फाइल दिल्ली के जल बोर्ड में कथित घोटाले की खुल सकती है। जल बोर्ड के अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था और यह भी आरोप लगा था कि रिश्वत के पैसे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को भी मिले। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके नेता इसलिए फंस सकते हैं क्योंकि जल बोर्ड के जिन लोगों पर रिश्वत लेने के आरोप है वो कानून की गिरफ्त में ऑलरेडी है। तीसरी फाइल दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने को लेकर वित्तीय गड़बड़ी की खुल सकती है। ऐसे आरोप है कि दिल्ली में क्लासरूम बनाने में भी घोटाला हुआ है। मतलब पैसा ज्यादा दिखाया गया, जिसमें 2-2 क्लासरूम 3-3 बन जाते, उतने में 1 क्लासरूम बना, ऐसा दावा किया गया। तो उसकी भी फाइल खुल सकती है। चौथी फाइल दिल्ली में बसेस की खरीदारी को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसकी फाइल भी खुल सकती है। पांचवी फाइल बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि मोहल्ला क्लिनिक में के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ, अब उसकी फाइल भी खुल सकती है। छठी फाइल दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट खुलेगी। चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि सीएजी की ऐसी 14 फाइल्स हैं जो केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का बड़ा सबूत है।
यह भी आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल की सरकार में 382 करोड़ का स्वास्थ्य घोटाला भी हुआ है। तो भैया अभी तो बहुत सारी फाइलें हैं जिन पे से धूल झाड़ी जाएगी, निकाली जाएगी और फिर केजरीवाल के लिए संकट बड़ा खड़ा होगा। अभी तो सिर्फ शराब घोटाले के मामले में अंदर जाना पड़ा है, आरोप लगाया तो हो सकता है ये फाइलें खुले तो पुलिस हो सकता है दरवाजे पे पहुंचे, बहुत कुछ हो सकता है। दिल्ली पर इस वक्त आगे एक और बड़ी खबर आ रही है, वो पहले बताता हूं फिर आगे की बात बताऊंगा। दिल्ली पर बड़ी खबर यह आ गई है कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होगी। दिल्ली कैबिनेट ने पहली मीटिंग में यह फैसला ले लिया है। और दूसरी बड़ी खबर, पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली में पेश की जाएगी, यह भी मुख्यमंत्री ने कह दिया है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका। हम आपको कह रहे थे कि मोदी शाह केजरीवाल की पॉलिटिक्स खत्म करके छोड़ेंगे, सिर्फ दिल्ली में हरा कर नहीं। आप देखिए ये दोनों बड़े फैसले पहली कैबिनेट में, आयुष्मान योजना, लोगों को जो स्वास्थ्य का लाभ मिलना था, पहले फैसले में वो आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू कर दी गई है, जो केजरीवाल के समय नहीं हो पाई या नहीं होने दी। और दूसरी बड़ी बात जो अभी हम आपको बता रहे थे कि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी, इसका भी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है। और जो अभी हम आपको जस्ट अभी बता रहे थे कि केजरीवाल की बहुत फाइलें खुलने वाली हैं, गिरफ्तारी की तलवारें लटकने वाली हैं, ये सब होने लगा है। देखिए पाठशाला में बताया और उधर हो गया। इधर केजरीवाल की फाइलें खुलने लगी हैं, उधर केजरीवाल की टीम क्या कर रही है वो भी देखिए। दिल्ली में अभी नई सीएम का शपथ भी मतलब अभी जस्ट खत्म हुआ था, सरकार बनी ही बनी थी। पहले दिन से ही पूर्व सीएम आतिशी कहने लगी कि महिलाओं को 2,500 रुपया दे दो, आपने वादा किया था ना, दो जल्दी दो। अब इनसे कोई यह पूछे कि पंजाब में वादा किए हुए तो 2 साल हो गया, 1,000 रुपया ये महिलाओं को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अभी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, 1 घंटा नहीं हुआ, इनका बयान आ गया कि भाई यहां महिलाओं के अकाउंट में 2,500 रुपया डालो। सुनिए जरा इनकी पॉलिटिक्स सुनिए, देखिए आतिशी क्या बोल रहे हैं। दिल्ली को अपनी चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है। ये दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशी की बात है और मैं ये उम्मीद करती हूं कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को किए हैं, उन वादों को रेखा गुप्ता जी बखूबी निभाएंगी। चुनाव प्रचार के समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, खुद रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की राशि उनके बैंक के खातों में मिलेगी। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में ये कहा कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह की स्कीम दिल्ली की हर महिला के लिए पास होगी। अभी पहली कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई थी और आतिशी याद दिला रही हैं कि भाई आप 2,500 रुपए दे दो। खुद पंजाब में ये लोग दे नहीं पा रहे हैं और उसका बड़ा इंपैक्ट रहा दिल्ली चुनाव में। लेकिन बॉस अब इनकी यही पॉलिटिक्स चलेगी। कोई भी काम जो होना है, दिख रहा है कि होना है, उसको पहले से बोलो कि कीजिए 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 और बाद में क्रेडिट लो कि भाई हमने बोला, देखिए प्रेशर में आके करना पड़ा। देखिए चिढ़न और जलन ना बड़ी बुरी चीज होती है और यही आजकल केजरीवाल की टीम के साथ हो रहा है। वो ये खुद को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली में अब उनकी सत्ता नहीं। जिस दिल्ली को वो कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं दिल्ली के मालिक, उसी दिल्ली ने उनकी पॉलिटिक्स को जमीन पर उठा के पटक दिया। शायद इसलिए आज केजरीवाल और उनकी टीम नई सरकार के शपथ ग्रहण में नहीं आ पाए, क्योंकि बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण तो उस रामलीला मैदान में हो रहा था, जिस रामलीला मैदान से ही केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने सिर पर बैठा लिया था। रामलीला मैदान में ही आंदोलन से केजरीवाल चमके और केजरीवाल ने वहीं पर सीएम की पहली बार शपथ ली थी। उसी रामलीला मैदान से केजरीवाल की पॉलिटिक्स खड़ी हुई थी। आज केजरीवाल दूसरे को शपथ लेने के लिए वहां एक कुर्सी पर बैठने नहीं जा पाए, जबकि बीजेपी ने बुलाया था। केजरीवाल अब तक वो तस्वीरें भूल नहीं पाए, इसलिए वो शपथ ग्रहण में भी शायद नहीं जा पाए। शायद वो किसी और को रामलीला मैदान से शपथ ग्रहण करते हुए देख नहीं पाए, इतना बड़ा कलेजा नहीं कर पाए और पॉलिटिक्स बदलने आए थे। आतिशी को भी निमंत्रण था, वो भी नहीं गई।
जबकि आप देखिए, मुझे याद है जब ये उद्धव ठाकरे शपथ ले रहे थे, देवेंद्र फडणवीस गए थे वहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में, जबकि वो ऑपोजिशन में थे तब, क्योंकि वो शरद पवार के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे उद्धव ठाकरे, लेकिन गए देवेंद्र फडणवीस। लेकिन ये लोग नहीं आ पाए जो पॉलिटिक्स बदलने आए थे। अगर नरेंद्र मोदी का मेगा प्लान हिट हो गया तो केजरीवाल की पॉलिटिक्स न सिर्फ दिल्ली में खत्म होगी, बल्कि पंजाब में भी केजरीवाल के लिए जगह मिलनी मुश्किल होगी। क्योंकि आप इस बात को भी देखिए कि दिल्ली की नई सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं, उससे भी बड़ा मैसेज केजरीवाल के लिए गया है। जो 6 मंत्री बनाए गए हैं, उनमें 3 मंत्रियों का कनेक्शन सीधे पंजाब से, और दिल्ली हारने के बाद पंजाब ही इकलौती जगह बची है जहां केजरीवाल की सरकार बची है। पंजाब में भी केजरीवाल की पार्टी की सरकार खस्ता हाल है, बहुत ही डावाडोल स्थिति बताई जाती है। ऐसे में अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी नई सरकार में 6 में से 3 मंत्री पंजाब के कनेक्शन वाले बना रहे हैं, तो फिर यह केजरीवाल की टीम में खलबली मचाने जैसा है कि नरेंद्र मोदी पंजाब को लेकर क्या सोच रहे हैं। नई सरकार के जिन 6 मंत्रियों में 3 मंत्रियों के पंजाब से कनेक्शन है, उनमें आशीष सूद हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं और रविंद्र इंद्रराज सिंह शामिल हैं। आशीष सूद पंजाबी हैं और उनका पुश्तैनी घर पंजाब के कपूरथला में है। आशीष सूद को पंजाब की राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। 2014 में जब अरुण जेटली अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब उनका कैंपेन आशीष सूद ने ही संभाला था। दूसरा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा का है। सिरसा सिख हैं और वो दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। सिरसा अकाली दल से विधायक भी थे और अकाली दल छोड़कर सिरसा बीजेपी में गए थे। तीसरा नाम रविंदर इंद्रराज सिंह का है। रविंदर इंद्रराज सिंह दलित नेता हैं और पंजाबी दलित समुदाय से आते हैं। पंजाब में दलितों की अच्छी खासी संख्या है। रविंदर इंद्रराज सिंह को मंत्री बनाने से पंजाब में दलित समुदाय में भी बड़ा मैसेज गया है। यानी मोदी और शाह जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त, उसमें केजरीवाल के लिए पंजाब में भी जगह न बचे, इसका पूरा प्लान है। क्योंकि पंजाब में मैसेज गया जो कि नरेंद्र मोदी बार बार दे रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं सिख कम्युनिटी के लिए, पंजाब के लिए, और वहां बीजेपी मजबूत हुई, कांग्रेस ऑलरेडी मजबूत है। आपको लेकर कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो बहुत मुश्किल स्थिति में है, कि कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि भाई अब गिर जाए तब गिर जाए। तो ऐसे में अगर बीजेपी ने वहां अगले चुनाव में केजरीवाल के वोट काट दिए, तो वही काम हो जाएगा जो दिल्ली में केजरीवाल के साथ हुआ और कांग्रेस ने किया। पंजाब से कनेक्शन वाले 3 नेताओं को दिल्ली में मंत्री बना देना, यह पंजाब के लिए बड़ा मैसेज इसलिए भी है क्योंकि पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं। एक अफवाह यह भी उड़ी थी कि दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यह बातें भी चल रही थी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान से कई विधायक खुश नहीं। इन अफवाहों और चर्चाओं के बीच ही केजरीवाल ने पंजाब के अपने सारे विधायकों को दिल्ली बुलाकर बात की थी। इसके बाद भगवंत मान से कह दिया था कि पंजाब में सब ठीक है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस भी लगी हुई है कि कैसे उसे मौका मिल जाए। इस बीच खबर यह भी चल रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि हमारे सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई प्लान नहीं बना रहे। हां, यह बात जरूर है कि अब केजरीवाल का फोकस पंजाब पर ज्यादा है। वो पंजाब में अपनी टीम को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और उन्हें यह करना भी होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से पंजाब के लिए मैसेज दे दिया। इसका एक मतलब यह भी है कि पंजाब के लिए नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा सोच रहे हैं। पंजाब में वैसे तो बीजेपी मजबूत स्थिति में फिलहाल नहीं है, लेकिन जैसे पंजाब में पहले अकाली दल और कांग्रेस के बीच मुख्य लड़ाई होती थी, वैसे ही स्थिति बदलकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य लड़ाई शुरू होगी। अब अगर केजरीवाल के कमजोर होने से आम आदमी पार्टी कमजोर हुई, तो पंजाब में भी सीन बदल जाएगा, क्योंकि अकाली दल को अब भी कमजोर माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी ही होगी जिससे कांग्रेस का मुख्य मुकाबला होगा। पंजाब में बीजेपी को कोई कितना कमजोर कह दे, लेकिन नरेंद्र मोदी आज की डेट में कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली की जीत को भी लोग नामुमकिन ही कह रहे थे, उसे मुमकिन बना दिया। तो पंजाब में भी वो काम कर रहे हैं कि आज नहीं तो आने वाले कुछ सालों में बीजेपी को उस स्थिति में ले आना है कि भाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला रह जाए, केजरीवाल को हटाओ, खत्म करो। क्योंकि नरेंद्र मोदी वो नेता है जो कोई भी बाजी पलट देते हैं। जैसे आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद कितना कुछ नरेंद्र मोदी को कहा गया, क्या गया, क्या है, इनका कॉन्फिडेंस गिर गया। 99 वाले उछलने लगे कि मोदी में अब वो बात नहीं रही, मोदी का चेहरा उतरा हुआ है, उनकी सरकार तो बैसाखियों पे चल रही। लेकिन आज की डेट में देखिए नरेंद्र मोदी कितने रिलैक्स हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण के मंच पर देखिए क्या हुआ। जो तस्वीरें वहां से आई, गजब की तस्वीरें। मंच पर एनडीए के बड़े बड़े नेता, सीएम सब मौजूद, हंसी मजाक का माहौल चल रहा है। ये पवन कल्याण से देखिए मोदी किस तरह से रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू झुके जा रहे हैं, एकदम पर्सनल केमिस्ट्री दिख रही है। और नरेंद्र मोदी जो है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है बात कर। शुरू में एकनाथ शिंदे के पास गए,
जिनके लिए कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जो है वो खुश नहीं है, उनके मंत्रियों की सिक्योरिटी कम कर दी गई है। अजीत पवार बगल में खड़े हैं, देवेंद्र फडणवीस बगल में खड़े हैं, और नरेंद्र मोदी ने कुछ तो कहा है। अब वो तो धीरे से सलटा देते हैं, तो वहां एकनाथ शिंदे जो है वो हंसने लगे और अगल बगल भी लोग ठहाके लगाने लगे। तो नरेंद्र मोदी अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में सीटें बढ़ाने के बाद और अब ये दिल्ली में केजरीवाल की पॉलिटिक्स को निपटाने के बाद अब उस फुल फॉर्म में जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ये पवन कल्याण जो आंध्र के डिप्टी सीएम है, उनसे वो जिस तरह से मिल रहे हैं वो भी देखने लायक तस्वीर थी। जरा सुनिए एक बार। Normally he cracks a joke whenever he sees me. So he was saying, "Are you planning to go to Himalayas or what?" I said, "छोड़ के." And I said, "Maybe the next extension of that." पीएम मोदी के फुल कॉन्फिडेंस की एक वजह यह भी है कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इस वक्त बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं और विपक्ष सिकुड़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे भारत में, देश में सरकारें अगर आप देखेंगे राज्यों में, बीजेपी की 14 राज्य में सरकार है, 14 राज्य में बीजेपी की सरकार है। अगर आप एनडीए के सहयोगी उनकी अगर बात करेंगे तो उनकी है 6 राज्यों में। अगर दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो हो गया 20 राज्य में बीजेपी प्लस की सरकार है। कांग्रेस कितने में है? कांग्रेस मात्र 3। इंडी अलायंस देखिएगा जो कि अब बचा नहीं है, लेकिन कहने को लिए अब दिखाना है तो भाई चलिए इंडी मान लीजिए, तो 6, और अन्य जो है अदर्स वहां 1। तो ये तो है आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर इस वक्त बीजेपी और एनडीए की सरकार है। और ये तब है बॉस जब नरेंद्र मोदी को खत्म करने के लिए विदेशों से साजिशें रची गई, विदेशों से पैसा आया। और ये हवा में बात नहीं कह रहा हूं, ये ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए पैसा आया अमेरिका से। किसको जिताने के लिए आया? अगला चैप्टर आपको दिखाता हूं, पता चल जाएगा। ट्रंप का महाखुलासा, मोदी को हराने और किसको जिताने के लिए अमेरिका से बंपर पैसा आया। ट्रंप ने मोदी को वो नाम बता दिए क्या जो एजेंडाधारियों के पैसे से देश बर्बाद करने में लगे थे। अब इसका चैप्टर। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी अमेरिका में मिले थे उसी दिन हमने आपको बता दिया था कि डीप स्टेट और इकोसिस्टम को अब भागने की जगह नहीं मिलेगी। और अब वही हो रहा है। डीप स्टेट और इकोसिस्टम ने जो बड़े बड़े कांड कर रखे हैं, एक एक करके अब वो सामने आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा कांड तो यह है कि भारत में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अमेरिका से भर भर के पैसा भेजा गया। और यह बात नरेंद्र मोदी तो कई बार कह रहे थे। जो हमने इंटरव्यू लिया था नरेंद्र मोदी का इलेक्शन के वक्त में नव भारत ने, उसमें पीएम ने कहा था कि विदेशी ताकतें भारत के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अब तो क्लियर हो गया बॉस कि भारत का एक इकोसिस्टम विदेशों से पैसा लेकर यहां किसी और को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाह रहा था, देश को बर्बाद करने में लगा था। और इस सच को लेकर अब दुनिया की सबसे बड़ी गवाही सामने आ गई है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा कर दिया है कि भारत में किसी को हटाने, मतलब नरेंद्र मोदी को हटाने और किसी को जिताने के लिए बंपर पैसा भेजा जा रहा था। लेकिन यह पैसा किसे भेजा जा रहा था? ट्रंप कौन सी लिस्ट पीएम मोदी को देने वाले हैं? इस लिस्ट में किस किस के नाम हैं? वो कौन कौन लोग हो सकते हैं जो अमेरिका से पैसे लेकर भारत में मोदी को हटाने के सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे थे? ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको डीप स्टेट वाली साजिश का खुलासा करने के लिए किस तरह पीएम मोदी कोशिश कर रहे थे उसकी एक झलक दिखाता हूं। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। For voter turnout in India, what do we need to spend 21 million for voter turnout in India? ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं।
जिस साजिश के बारे में पीएम मोदी कई साल से कह रहे थे, आज उस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपनी मुहर लगा दी। ट्रंप ने अमेरिका के मियामी में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कह दी कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से पहले की बाइडेन सरकार की तरफ से भारत को फंडिंग की गई। भारत में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए भेजे गए। इस मामले पर ट्रंप ने यह भी कहा कि लगता है कि बाइडेन सरकार चाहती थी कि चुनाव में किसी और को जिता दिया जाए। मतलब साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हटाने के लिए अमेरिका से भर भर के यहां पैसा कुछ लोगों के मुंह में ठूसा जा रहा था। ट्रंप अब इस पूरे खुलासे पर भारत सरकार को पूरी जानकारी देने का भरोसा दे चुके हैं, यानी यह अमेरिका का पैसा किस तरह भारत आया, किस किस ने कमाया और देश की लाज को, साख को दांव पर रख दिया, बेचने का प्रयास किया, उन नामों का खुलासा होना है। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहे हैं बॉस कि भारत में किसी और को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अमेरिका की बाइडेन सरकार पैसा खर्च कर रही थी, डीप स्टेट पैसा खर्च कर रहा था। सवाल इस बात का नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहा था, सवाल इस बात का है कि अमेरिका क्यों मोदी को हटाना चाहता था। इसका मतलब वो मजबूत भारत को नहीं देखना चाहता। मोदी से बाइडेन की और उनकी डीप स्टेट की क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है ना भाई कि मोदी बढ़ रहा है, भारत को बढ़ा रहे हैं और अमेरिका बढ़ नहीं पा रहा उस तरीके से। हटाओ इस आदमी को। और किसको बनाने के लिए पैसा आ रहा था? इसका मतलब वो आदमी जिसके लिए पैसा आ रहा था वो अमेरिका की कठपुतली है। अमेरिका को, डीप स्टेट को भरोसा था कि ये बन गया तो भारत हमारे हिसाब से चलेगा, भारत के हिसाब से दुनिया को नहीं चलना पड़ेगा। यह है बड़ी चीज। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यह खुलासा किया तब से इकोसिस्टम की नींद उड़ी हुई। अरे ट्रंप तो यह भी कह रहे हैं कि हमारे यहां रशिया ने $2000 या कुछ खर्च किया था, यह हमारे लिए बड़ी बात थी। यहां मोदी को हराने के लिए, एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए 180 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए। यह भारत के लिए कितनी बड़ी बात होनी चाहिए सोचिए। और वो मदद करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार की इन लोगों के नाम निकालने में। वैसे नींद तो उस दिन से ही इन लोगों की उड़ गई थी जब पीएम मोदी ट्रंप से मिलकर आए थे और इसके दूसरे ही दिन ट्रंप ने भारत को मिलने वाली यूएस एड पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब उन लोगों के नाम के खुलासे के बाद पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो जाएगा क्योंकि अमेरिका से लिस्ट मिलने के बाद मोदी सरकार इस साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाली है। इसमें सबसे पहले इस बात की जांच होगी कि अमेरिका से 182 करोड़ रुपए की फंडिंग किस तरह भारत पहुंची, इसका इस्तेमाल किस तरह चुनावों में किया गया। इस गंभीर मामले में देश के खिलाफ साजिश करने वाले कानून के तहत देशद्रोह तक का मामला चल सकता है। यानी बाइडेन सरकार के दौर में जो लोग बड़े आराम से घूम रहे थे और मोदी सरकार को हटाने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके अब उल्टे दिन शुरू हो गए। और उन लोगों का सबसे बड़ा संकट तो यह है कि वो ये सोच रहे थे कि अगर मोदी को पता भी चल गया तो क्या, 240 तो सीटें हैं, कुछ करेंगे हम पर तो सरकार गिर जाएगी इधर उधर से प्रेशर बना के। लेकिन बॉस, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मोदी पावर दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, मोदी झुकने वाले नहीं है। अब यह बात क्लियर है कि बाइडेन सरकार के दौर में अमेरिका पीएम मोदी को हटाने के लिए लगातार साजिशें कर रहा था। इसके लिए यूएस एड की फंडिंग लगातार बढ़ाई गई ताकि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को हटाने में आसानी हो जाए। किस तरह यूएस एड अपनी फंडिंग बढ़ा रहा था, जरा आपको बाइडेन सरकार के कुछ आंकड़े बताता हूं। यूएस एड अगर आप देखेंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई यही पैसा आया मोदी सरकार को गिराने के नाम पर, उनको कुर्सी से हटाने के नाम पर, 2021 तक इसकी फंडिंग देखिए आप, 2021 तक यही यूएस एड 816 करोड़ रुपए फंड कर रहा था। 2022 में यह आंकड़ा बढ़ गया, 1972 करोड़ रुपए की फंडिंग करने लगा। 2023 में जो फंडिंग भारत को दी या भारत में एजेंडाधारियों को दी गई वो थी 1519 करोड़ रुपए।
और 2024 में 1314 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से 180 करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पे दिए गए। लेकिन पैसा तो बर्बाद हो गया बॉस। वोटर टर्नआउट बढ़ा हो ना बढ़ा हो, भारत भी आगे बढ़ रहा है और मोदी का कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ रहा है, तो पैसा डूब गया। गलत लोगों पे पैसा लगाने पे यही होता है। खैर, सबसे हैरान करने वाला खुलासा तो यह है कि जो यूएसएड भारत में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पैसा भेज रही थी, वही यूएसएड पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भी मजबूत कर रही थी। यह नया खुलासा हुआ है कि यूएसएड ने पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा को भी दूसरे रास्ते से फंडिंग की। इस फंडिंग का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया। दरअसल यूएसएड ने लश्कर तैयबा के एक और दूसरे ग्रुप फलाह-ए-इंसानियत FIF को फंडिंग दी। यह FIF वही संगठन है जो 26/11 के मुंबई हमलों में शामिल था। यूएसएड का पैसा हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट यानी HHRD नाम से एक अमेरिकी मुस्लिम चैरिटी के जरिए FIF तक पहुंचा। 2021 में हुई इस संगठन का नाम आतंकी कनेक्शन के तौर पर सामने आया था, लेकिन इसके बाद भी यूएसएड ने 60 लाख रुपए की नई फंडिंग इसको जारी कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस संगठन को अमेरिका ने खुद आतंकी संगठन घोषित किया था, उसी को पैसे दे रहा था। लश्कर तैयबा ने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी नए संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के लिए किया। यह संगठन TRF कश्मीर में पिछले कई साल से आतंकी साजिश कर रहा है। यानी जो बाइडेन की सरकार एक तरफ तो भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत में माहौल खराब करने के लिए आतंकियों को फंडिंग कर रही थी, और दूसरी तरफ भारत में कुछ लोगों को फंडिंग कर रही थी। तो पाकिस्तान के आतंकियों को फंडिंग करो और भारत के ऐसे लोगों को फंडिंग करो जिनका देश से कोई लेना देना ना हो। एक तरफ तो आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है, दूसरी तरफ इन आतंकवादियों को चुन चुनकर मारने वाली सरकारों को गिराने के लिए फंडिंग हो रही है। अमेरिका का डीप स्टेट ये खेल एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर कर चुका है, जब उसने अच्छी खासी चल रही सरकारों को पैसे के दम पर गिरा दिया। इसके लिए आपको यूएसएड की वर्किंग स्टाइल को समझना होगा। दरअसल लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर यह संस्था स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के नाम पर फंड देती है। इसमें अमेरिकी हितों के लिए काम करने वाले NGO, सिविल सोसाइटी, सिविल एक्टिविस्ट को भी यूएसएड भर भर के फंडिंग देता है। इस फंडिंग को मिलने के बाद चुने हुए लोग अपने देश में सत्ता परिवर्तन के लिए प्लानिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, इवेंट कराते हैं। इन मीटिंग्स और प्लानिंग के साथ सबकी ट्रेनिंग होती है और दूसरे लोगों को भी जोड़ा जाता है। इसमें साजिश के तहत देश में आंदोलन और दंगों के लिए जमीन तैयार करते हैं ये लोग। ये सब कुछ सामान्य प्रक्रिया लगे, इसलिए देश के जाने माने चेहरों को इसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे ही पूरी प्लानिंग हो जाती है, फिर दंगों और आंदोलन की मदद से सत्ता परिवर्तन करवा दिया जाता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। ऐसी ही कोशिश 2022-23 में जॉर्जिया में भी हुई थी। इस तरह की साजिश के लिए उस देश के जाने माने चेहरे को यूएसएड मोहरा बनाते हैं। फिर देश में विद्रोह करवाकर सत्ता परिवर्तन करा दो, फिर अपने पपेट को बैठा दो, फिर उसके हिसाब से वो आपके हिसाब से काम करेगा। इसी तरह की कोशिश पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ भी हो रही है, जिसका अब खुद ट्रंप खुलासा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते थे कि उनकी सरकार के खिलाफ विदेशी ताकतें लगी हुई, लेकिन इस बात से सबको हैरानी है कि खुद बाइडेन सरकार इस काम में शामिल थी। 2024 के चुनाव में किस तरह अमेरिका से लेकर भारत तक डीप स्टेट के लोग मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, इसे लेकर ट्रंप से पहले रूस ने बड़ा खुलासा किया था। 8 मई 2024 को रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखरोवा ने यह कहा था कि अमेरिका की सरकार भारत की तरक्की से परेशान है, इसलिए अमेरिका भारत में राजनीतिक स्थिरता को बाधित करना चाहता है। उस समय अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी। मारिया ने आगे कहा कि अमेरिका की सरकार भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करके आगामी आम चुनावों में अशांति पैदा करना चाहती है। अमेरिका भारत के लोकसभा चुनावों में दखल देना चाहता है। ऐसा करना अमेरिका के बड़े अभियान का हिस्सा है। लेकिन तब लोगों ने इस बात को यह सोचकर खारिज कर दिया कि भाई अमेरिका और रूस में पट नहीं रही, इसलिए अमेरिका को बदनाम कर रहा है रूस। लेकिन अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं भाई कि जो बाइडेन के समय में यही सब चल रहा था। यानी रूस और अब खुद अमेरिका इस बात को मान रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विदेशी पैसे से साजिशें हो रही थी। जब नरेंद्र मोदी ये बात कहते थे तो कुछ लोग यहां मजाक उड़ाते थे, लेकिन क्या पता जो लोग मजाक उड़ाते थे ये वही लोग हों जो उसी विदेशी पैसे पे पल रहे थे। वो मजाक उड़ाना इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहो कि इसको ऐसा बना दो कि लोग सोचे कि हुआ ही नहीं। जो भी ऐसे लोग होंगे वो जल्दी ही एक्सपोज भी होंगे।
क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को लिस्ट भेजेंगे जिसमें नाम लिखे होंगे कि किसने अमेरिका से पैसा लेकर भारत में आग लगाई, तो बवाल तो मचेगा बॉस। और मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ नवभारत पे ही कहा था इंटरव्यू में कि 4 जून के बाद ऐसे इकोसिस्टम की उम्र नहीं रहेगी। तो काउंटडाउन तो शुरू हो गया है। पाठशाला में अगली क्लास, संभल हिंसा का दाऊद कनेक्शन, कैसे हुई थी सनातनी विष्णु जैन को मारने की प्लानिंग, बजरंग बली की शरण में राहुल गांधी, अखिलेश अलग परेशान, यूपी के 2027 के चुनाव को भी योगी ने सेट कर लिया क्या, और भव्य महाकुंभ के बाद सीएम योगी यूपी का सनातनी बजट कैसे लाए, अब इसका चैप्टर। महाकुंभ हो या फिर यूपी का बजट, अखिलेश यादव हर मुद्दे पर सीएम योगी को घेरने के मौके तलाश रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ हर बार अखिलेश यादव की तरफ से गढ़े जा रहे नैरेटिव को एक्सपोज कर देते हैं। आज योगी सरकार ने अपना 9वां बजट पेश किया। सीएम योगी ने यूपी के बजट को सनातन संस्कृति को समर्पित किया। तो अखिलेश यादव को यह कैसे पसंद आता? उन्होंने योगी सरकार के बजट को ढोल की तरह अंदर से खोखला बता दिया। बजट को लेकर योगी वर्सेस अखिलेश की इस लड़ाई के बारे में आगे बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि यूपी में अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर ऐसा क्या कह दिया जिससे अखिलेश यादव का तनाव बढ़ गया है। लेकिन इस सब के बीच संभल हिंसा पर जो विस्फोटक खबर आई जिसने सनातन विरोध के अखिलेश यादव के एक और नैरेटिव को ध्वस्त करके रख दिया, आज उसके बारे में पहले सुनिए। संभल में जो शख्स हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कैसे हिंसा की आड़ में उसके खात्मे की साजिश रची गई थी, आज इसका खुलासा हुआ है। जबकि अखिलेश यादव हिंसा के जिम्मेदार ऐसे लोगों को शुरुआत से बचाने में लगे हुए। माथे पर तिलक, चेहरे पर दाढ़ी और काले कोट में नजर आने वाले विष्णु शंकर जैन कैसे हिंदू मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब जानते हैं। ये सनातन के धरोहरों को बचाने के लिए जीवन समर्पित कर चुके हैं और शायद इसी वजह से वो कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। संभल हिंसा की जांच में खुलासा हुआ कि पिछले साल 24 नवंबर को भड़की हिंसा की आड़ में विष्णु जैन को मारने की प्लानिंग की गई थी बॉस। यह साजिश किसी और ने नहीं बल्कि दुबई में बैठे शारिक साठा नाम के गैंगस्टर ने रची, जिसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से भी है। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा का अवैध हथियारों की तस्करी का धंधा मंदा चल रहा था और इस धंधे में तेजी लाने के लिए उसने सर्वे के लिए पहुंचे विष्णु शंकर जैन की हत्या का प्लान बनाया। शारिक साठा जानता था कि हत्या होने पर देश भर में हिंसा भड़क जाएगी और उसके हथियारों की तस्करी का काम एक बार फिर तेजी पकड़ लेगा। विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने हिंसा में शामिल आरोपी गुलाम को गिरफ्तार किया, जिसने संभल हिंसा पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कर दिया। पुलिस को पूछताछ में आरोपी गुलाम ने क्या बताया, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि संभल हिंसा में पकड़े गए गुलाम के पास से पुलिस को क्या क्या मिला। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिए का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को ख़त्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। इनकी ये इन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है। संभल हिंसा में पकड़े गए आरोपी गुलाम के पास से पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए, जिसमें 32 बोर की 2 पिस्टल, 9 mm की 1 पिस्टल समेत 3 विदेशी पिस्टल और जर्मनी, ब्रिटेन और पाकिस्तान मेड गोलियां शामिल हैं। संभल हिंसा की जांच के दौरान पुलिस को हिंसा वाली जगह से विदेशी गोलियां बरामद हो चुकी हैं। पूरी साजिश पर पुलिस क्या बता रही है ये भी सुनिए, फिर बताऊंगा कि विष्णु जैन क्यों कट्टरपंथियों के निशाने पर है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा, सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो शारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है और यहाँ भारत में उसका काम करने के लिए ये व्यक्ति गुलाम है, ये काम करता है। आज संभल हिंसा की जांच में विष्णु जैन की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ।
लेकिन विष्णु जैन सिर्फ संभल की जामा मस्जिद की वजह से कट्टरपंथियों के निशाने पर नहीं है। विष्णु जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन पिछले कई सालों से सनातन की धरोहरों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिता और बेटे की ये जोड़ी पूरे देश में मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े 100 से ज्यादा केसों में शामिल रहे हैं, जिनमें राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े केस, ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद जैसे बड़े केस शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भोजशाला केस, अजमेर दरगाह और जौनपुर की अटाला मस्जिद जैसे केस शामिल हैं। और यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि विष्णु शंकर जैन कोई अपने घर की लड़ाई लड़ने के लिए संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं गए थे। उन्हें तो हिंदू पक्ष ने अपना वकील बनाया और कोर्ट की मंजूरी के बाद ही वो सर्वे के लिए मस्जिद गए थे। लेकिन इसके बावजूद संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर समाजवादी पार्टी और दूसरे इकोसिस्टम ने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि लोग विष्णु जैन की जान के दुश्मन बन गए। उन्हें आतंकवादी तक कह दिया गया। भाई, जो लोग मारने की प्लानिंग कर रहे थे वो मासूम है, जो कोर्ट के आदेश से सर्वे करने गया वो आतंकवादी हो गया था इन लोगों के। सुनिए अपने खिलाफ बनाए जा रहे नैरेटिव के लिए विष्णु जैन ने किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। देखिए, इस धमकी का सबसे मूल कारण है समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, अखिलेश यादव जी, साथ ही साथ ओवैसी जी और वहां के जो कंसर्न एमपी हैं। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल ये सारे लोग होंगे। उसका कारण है इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह फैलाई है। और मिस इन्फॉर्मेशन क्या फैलाई है कि मैं जब वहां पे सर्वे करने जा रहा था तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहा था और एक भीड़ को लेकर जा रहा था जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी, जिसकी वजह से दंगा हो गया और जिसकी वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना मुझे लगता है सरासर गलत है। विष्णु शंकर जैन, अखिलेश यादव और ओवैसी पर यह आरोप हवाई नहीं लग रहे। संभल में शाही जामा मस्जिद के जो सर्वे हुआ वो भी कानून के तहत हुआ, कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद हुआ। और संभल हिंसा को लेकर पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वो भी सबूत जुटाने के बाद हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को या तो पुलिस की तरफ से जारी सबूत नजर नहीं आ रहे या फिर अपने वोट बैंक के खातिर उन्हें देखना नहीं चाहते। इसलिए अखिलेश यादव खुद को सड़क से लेकर संसद तक संभल हिंसा के आरोपियों के साथ खड़ा दिखाने में जुटे रहे। पार्लियामेंट के विंटर सेशन में अखिलेश यादव ने संभल हिंसा के लिए याचिकाकर्ताओं और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की भी कोशिश की थी। सुनिए। तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए अखिलेश यादव उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस तक को नहीं छोड़ा, उन पर भी पत्थरबाजी की। ऐसे दंगाइयों पर, ऐसे हिंसक लोगों के साथ दे रहे हैं वो। अखिलेश यादव संभल हिंसा में शामिल लोगों के बचाव में क्यों उतरे, इसकी वजह समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। हिंसा के लिए जिस आरोपी गुलाम को गिरफ्तार किया गया और गुलाम ने विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश में जिस शारिक साठा का नाम लिया, पुलिस के मुताबिक इन दोनों को यूपी की पिछली सरकारों में राजनीतिक प्रोटेक्शन मिला हुआ था भाई। इसलिए वो बिना किसी डर के संभल में बैठे बैठे गैंग ऑपरेट करते थे। योगी सरकार बनने के बाद जब सख्ती हुई तो उसे फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई भागना पड़ा। संभल हिंसा की जांच में विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं क्योंकि सीएम योगी क्लियर कट कह चुके हैं कि सनातन पर वो झुकेंगे नहीं, संभल पर रुकेंगे नहीं। संभल ही नहीं, प्रयागराज में चल रहे सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ को लेकर भी योगी और अखिलेश के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन भव्य महाकुंभ के बाद आज सीएम योगी यूपी का सनातनी बजट भी ले आए। यूपी के 8 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट को सीएम योगी ने सनातन संस्कृति को क्यों समर्पित किया, एक बार उसको भी सुनिए। 2025-26 का जो बजट है यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरीयता,
यानी वंचित को वरीयता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। यह भी जानना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ यूपी के बजट को सनातन संस्कृति को समर्पित कर क्यों रहे। दरअसल इस बार यूपी के बजट में सनातन की झलक साफ नजर आ रही है। जैसे वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सौंदर्यीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था का प्रावधान है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े विकास के लिए 200 करोड़ का बजट है। निमिषारण्य पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ और साथ साथ वहां पर वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ का बजट तय किया गया। चित्रकूट में भी पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। दरअसल महाकुंभ के जरिए सीएम योगी ने दिखा दिया कि कैसे धार्मिक पर्यटन के जरिए यूपी की इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। बजट में आस्था के सम्मान पर योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर बताता हूं कि योगी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं और महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। आपने आज कैट की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस आयोजन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हालांकि हर बात पर सीएम योगी का विरोध करने वाले अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव योगी सरकार के बजट को खारिज कर दिया। अखिलेश ने इसे सीएम योगी का सेकंड लास्ट बजट बताया। शिवपाल यादव ने एक कदम और आगे बढ़कर 2027 में जनता के हित वाला बजट लाने का दावा कर दिया। आप भी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को सुनिए, फिर यूपी में राहुल की एंट्री ने अखिलेश को कौन सी नई टेंशन दी है, यह भी दिखाता हूं। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है, ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बजट देख करके किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। बजट देख करके बुनकरों का ताना माना रुक गया है और हथकरघे खामोश हो गए हैं। जनता पूछ रही है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई के बीच आज अचानक इंडी गठबंधन में अखिलेश के सहयोगी राहुल गांधी ने यूपी में एंट्री की। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी भी शायद समझ चुके हैं कि यूपी में सनातन का डंका बज रहा है, इसलिए वो आज रायबरेली पहुंचते ही सबसे पहले बजरंग बली की शरण में पहुंच गए। राहुल गांधी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल गांधी रायबरेली में दलित छात्र संवाद में हिस्सा लेने गए, लेकिन इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने वो बयान दे दिया जिसके बाद 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन अधर में लटकता दिख रहा है, क्योंकि इशारों में राहुल गांधी ने मायावती और उनकी पार्टी से गठबंधन की बात छेड़ दी और यह खुलासा भी कर दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी। शायद राहुल गांधी समझ चुके हैं कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में उन्हें ज्यादा भाव मिल नहीं रहा, क्योंकि पिछले दिनों 10 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। दिल्ली चुनाव में भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस का साथ देने के बजाय आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। ऐसे में राहुल गांधी यूपी में नए पार्टनर की तलाश में जुट गए। हालांकि इससे पहले कि गठबंधन की बात कुछ आगे बढ़ती, मायावती ने राहुल गांधी के कांग्रेस के साथ गठबंधन वाले बयान को बरगलाने वाला बयान करार दे दिया।